नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑडियो बुक सफर में। आज हम लेकर आए हैं सद्गुरु द्वारा लिखित किताब कर्माक का 3रा अध्याय, कर्म एक स्मृति के रूप में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम वही बन जाते हैं जो हमने अनुभव किया है? क्या हमारी यादें ही हमारे कर्म का आधार हैं? और क्या सिर्फ इस स्मृति को समझकर हम अपने जीवन का दिशा निर्देश बदल सकते हैं? सद्गुरु इस अध्याय में समझाते हैं कि कर्म केवल क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरी स्मृति है, हमारे भीतर जमी हुई हर अनुभव, हर भावना, हर विचार की छाप के रूप में। तो चलिए इस रहस्यमयी यात्रा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि कैसे कर्म की इस स्मृति को समझकर हम अपने वर्तमान और भविष्य को एक नई दिशा दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं किताब के अध्याय की ओर। स्मृति के रूप में कर्म। सूत्र 3। जीवन के प्रति केवल एक अपराध है ये विश्वास करना कि आप जीवन के अतिरिक्त कुछ और है। विशाल स्मृति बैंक। ये हुआ, एक दिन शंकरन पिल्लई अपनी पत्नी से बहुत नाराज हो गए और घर छोड़कर चले गए। पूरी रात सड़कों पर भटकने के बाद वे नाश्ते के लिए एक रेस्तरां में गए। जब वेटर उनकी मेज पर आया तो शंकरन पिल्लई ने कहा, कृपया मुझे फीका कॉफी, जरूरत से ज्यादा नमक वाला सांभर, एक और पत्थर जैसे कठोर इडली 2 परोसिए। वेटर हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन सर, मैं आपको बहुत गर्म और मजबूत कॉफी, स्वादिष्ट सांभर और बेहद नरम इडली भी दे सकता हूँ। शंकरन पिल्लई ने कहा, मूर्ख, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ नाश्ते का आनंद लेने आया हूँ? मैं तो बस घर की याद में आया हूँ। तो बात यह है कि चाहे कोई चीज सुखद हो या दुखद, जब आप किसी चीज के आदी हो जाते हैं तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर ये इच्छा वलिशन है जो कर्म को निर्धारित करती है, तो अनिवार्य प्रश्न उठता है, आपकी इच्छा उत्पन्न कहाँ से होती है? जैसा कि हमने देखा, ये आपके अलगाव, अलग होने के भाव की पहचान से उत्पन्न होती है। तो फिर ये पहचान कहाँ से आती है? स्मृति से। आप ये मानते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, क्योंकि आपकी स्मृति आपको बताती है कि आप यही हैं। इसलिए शायद ये अधिक सटीक और उपयोगी होगा कि हम कर्म को स्मृति के रूप में परिभाषित करें। जरा सोचिए, आप जो भी स्वयं को मानते हैं वह सब स्मृति का ही परिणाम है। जिसे आप मैं कहते हैं, वो हर अर्थ में आपके अतीत का एक उत्पाद है। आपके 5 इंद्रियों, जो कुछ भी आपने देखा, सुना, सूंघा, चखा और स्पर्श किया के जरिए जो भी आपके संपर्क में आया, वह सब आपकी स्मृति में मौजूद है और आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। जागृति और निद्रा दोनों में जो भी स्मृति आपने संचित की है, वह सब इस बैंक में संग्रहित है। चाहे आप इसके प्रति जागरूक हों या नहीं, आपके शरीर की हर कोशिका हर पल अपनी स्मृति के आधार पर कार्य कर रही है। जीवन हर क्षण आपको आपके कर्म के बारे में बता रहा है। समस्या ये है कि आप केवल अपने विचारों या अपने पड़ोसियों की बातें सुनते हैं। यदि आप जीवन की प्रक्रिया को सुनना सीख जाए, तो आपको किसी भी शिक्षा या शास्त्र की आवश्यकता नहीं होगी। कर्म एक बहुत बड़ा शोर है। यदि आप इसे नहीं सुन पा रहे हैं, तो इसका कारण केवल इतना है कि आप इस समय बाहरी दुनिया को सुनने के अभ्यस्त हो चुके हैं। लेकिन एक बार जब आप अपने भीतर की ओर सुनना सीख जाते हैं, तो आप इस कर्म के शोर को साफ साफ सुन सकते हैं। इसकी ध्वनि तरंगे इतनी ऊंची है कि इसे अनसुना करना असंभव है। आपका शरीर उस भोजन का ढेर है जिसे आपने समय के साथ ग्रहण किया है। आपका मन उन प्रभावों और विचारों का ढेर है जिन्हें आपने समय के साथ आत्मसात और संसाधित किया है। दोनों ही अतीत की रचनाएं हैं, दोनों स्मृति के उत्पाद हैं। इसलिए चाहे आप अपने शरीर के साथ अपनी पहचान बनाएं या अपने मन के साथ, जिसे आप अपनी व्यक्तित्व कहते हैं, वह केवल स्मृतियों का एक संचय है। आपके अस्तित्व के हर पहलू का सार कर्मिक है। अभी अगर आप अपने घर से कुछ ब्लॉक दूर सड़क पर चलते हैं, तो सैकड़ों अलग अलग प्रकार की गंधें आपको छूती है। आप इनमें से अधिकांश के प्रति सचेत नहीं होंगे। केवल तभी आप ध्यान देंगे जब कोई बहुत तीव्र गंध आपके पास आएगी। लेकिन जो सैकड़ों प्रकार की गंधें आपके नथुनों ने अनजाने में अनुभव की हैं,
वे सभी आपकी स्मृति में दर्ज हो चुकी है। इस बात को साबित करने के लिए कई प्रयोग किए गए हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो चीनी भाषा नहीं जानता है, उसे गहरी नींद में उस भाषा के संपर्क में लाया गया। वर्षों बाद विशिष्ट सम्मोहन की स्थिति में वह व्यक्ति वही 10 वाक्य चीनी में बोल सकता है जिन्हें उसने नींद के दौरान सुना था। स्मृति इसी तरह काम करती है। शरीर, मन और ऊर्जा की प्रणालियां हर क्षण सूचनाओं को अवशोषित कर रही है। आपको भले ही ये याद न हो कि 25 वर्ष पहले क्या हुआ था, लेकिन वह आपके भीतर काम कर रहा है। जो कुछ 2500 वर्ष पहले हुआ था, वह भी आपके शरीर पर अंकित है, और जो 25 मिलियन वर्ष पहले घटित हुआ था, वह भी आपके शरीर में एन्क्रिप्टेड है। इस ग्रह पर जो कुछ भी कभी घटित हुआ है, उसे आपका शरीर अब भी याद रखता है, क्योंकि आपका शरीर इस पृथ्वी का ही एक अंश है। सृष्टि की शुरुआत से ही जो स्मृति है, वह यही मौजूद है। भले ही आपका मन एक कोशिकीय जीव के रूप में जीवन को भूल गया हो, लेकिन आपका शरीर अब भी उसे याद रखता है। भले ही आपका मन आपकी परदादी को भूल गया हो, लेकिन उसकी नाक अब भी आपके चेहरे पर विराजमान है। आप इसे केवल आनुवंशिकी, जेनेटिक्स कहकर टाल सकते हैं, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया है, आनुवंशिकी मूलतः स्मृति ही है। लोग सोचते हैं कि स्मृति केवल मन में होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके शरीर में जो स्मृति संचित है, वह आपके मन की स्मृति से अरबों गुना अधिक है। आपके आसपास की चट्टानें, पेड़ और अन्य वस्तुएं इस समय अलग अलग प्रकार के कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न कर रहे हैं। हर कंकड़, हर पत्थर कुछ कह रहा है। समस्या बस ये है कि अधिकांश लोग इतने संवेदनशील नहीं हैं कि उन्हें सुन सकें या उनके भाषा को समझने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। अब यदि इसी क्षण आपके भीतर के सभी स्तरों की स्मृति मिटा दी जाए, तो आपकी कोई भी अलग पहचान नहीं बचेगी। लोगों के व्यक्तित्व में जो भी भिन्नताएं हैं, वे पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और ऊर्जात्मक स्मृति के कारण हैं। जैसे जैसे ये स्मृति अपना प्रभाव दिखाती है, आप एक स्वचालित मशीन की तरह अपने भूतकालीन कर्मों के आदेशों के अनुसार काम करने लगते हैं। आपकी विवेकशीलता कम होने लगती है और आपकी चयन करने की क्षमता बाधित हो जाती है। जैसे जैसे कर्मबंध बढ़ता है, आप स्वाभाविक रूप से अपने चारों ओर छोटे छोटे घेरे बनाना शुरू कर देते हैं। 18 वर्ष की आयु में अधिकतर लोग बड़े घेरे बनाते हैं, लेकिन 70 वर्ष की उम्र तक पहुँचते पहुँचते ये घेरे सिकुड़ जाते हैं और लोग पाते हैं कि अब वे बस कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही सहज महसूस करते हैं। कर्म के इन घेरों को बनाते हुए आप अपनी जिम्मेदारियों की सीमाओं को तय करते हैं। जैसे जैसे आप इन सीमाओं को सिकोड़ते जाते हैं, आप सीधे अवसाद, डिप्रेशन की ओर बढ़ते हैं। फिर भी मनुष्य की समस्या ये है कि वह अपने बंधनों को ही स्वतंत्रता का नाम देता रहता है। ये जांचने का एक सरल तरीका है कि आपके कर्म का घेरा बढ़ रहा है या सिकुड़ रहा है। जब जीवन की परिस्थितियां आपको किसी अनजान या अनपेक्षित स्थिति में डालती हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है? यदि आपसे किसी अवसर के लिए अलग ढंग से कपड़े पहनने को कहा जाए, या आपकी चाबियां कहीं खो जाएं, या आपका जूता किसी और के साथ बदल जाए, या किसी होटल में आपको फर्श पर गद्दे बिछाकर सोना पड़े, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब सोचिए, अगर कुछ बड़े बदलाव आ जाएं, तो आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी? यदि इन स्थितियों के बारे में सोचकर ही आपको घबराहट होने लगे, तो इसका मतलब है कि आप बहुत संकुचित कर्मिक दायरे में जी रहे हैं। ये अनजाने में होने वाली प्रतिक्रियाएं आपके व्यक्तित्व के अनदेखे पहलू बन जाती है। समय के साथ ये पैटर्न और भी कठोर और जड़ हो जाते हैं, और फिर आप कहने लगते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा स्वभाव है। कोई आपको जीवन जीने का एक बेहतर तरीका दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन आप उसे टालते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। क्या आपके साथ ऐसा कई बार नहीं हुआ है? आपने ठान लिया, अब मैं अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाऊंगा। 3 दिन तक आप बिल्कुल बदल गए। चौथे दिन फिर से वही पुराने धरे पर लौट आए। आपने अलग विकल्प चुनने की कोशिश तो की, लेकिन आपके पुराने पैटर्न ने फिर से हावी होकर आपको जकड़ लिया। जब आप 18 साल के थे,
तब ऐसा लगता था कि आप कई अलग अलग दिशाओं में विकसित हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए, ऐसा लगने लगा कि विकल्प कम होते जा रहे हैं। आपको लगने लगा कि अब बस एक ही तरह से जीना संभव है। जैसे जैसे कर्मिक तत्व का संचय बढ़ता गया, विवेकशील मन लगभग बेकार होता गया, क्योंकि अब आप मुख्यतः आदतों, पैटर्नों और चक्रों के अनुसार कार्य करते हैं। अपने ही कर्मिक पैटर्न्स के प्रति आकर्षण बहुत शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि अधिकांश लोगों को परिचित चीजों में सुरक्षा का एहसास होता है। चाहे ये पैटर्न छोटे हों या बड़े, उनके बार बार दोहराव से लोगों को सुरक्षा, पहचान और यहाँ तक कि शक्ति का भी अनुभव होता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपरिचित चीजों से डरते हैं। ये घटित हुआ साल 2009 में। जंगल में एक शेर धीरे धीरे एक सुअर के पास आया और घमंड से बोला, देखो मुझे, मैं जंगल का राजा हूँ। अगर मैं दहाड़ूं तो पूरा जंगल डर के मारे कांप उठता है। सुअर हंसा और बोला, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर मैं अभी छींक दूं तो पूरा दुनिया डर के मारे कांप उठेगी। स्वाइन फ्लू महामारी के दौरान ये सुअर अपनी पहचान की ताकत को अच्छी तरह से जानता था। पहचान का यह कारोबार आज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गया है। इसलिए अगर आपको कर्मिक स्मृति के अत्याचार को तोड़ना है तो आपको कर्मिक पदार्थ को भेदना पड़ेगा। अन्यथा, चूंकि आप एक मानव के रूप में इतनी बुद्धिमत्ता और जागरूकता के साथ यहाँ आए हैं, तो इस महान मानवीय शक्ति, चयन की स्वतंत्रता को खो देना वास्तव में एक त्रासदी होगी। मानव प्राणी, कर्म के थैले। जब मैं 4 या 5 साल का था तो अक्सर लोगों को धुंधले आकारों के रूप में देखता था। अगर मैं बस ड्राइंग रूम में बैठ जाता और अपने परिवार, माँ, पिता, भाई बहन को देखता, तो वे मुझे भूतों की तरह धुंधले प्राणियों के रूप में दिखाई देते जो यहाँ वहाँ घूम रहे होते। यदि मैं घूमता या बात करता तो वे सामान्य लोगों जैसे दिखाई देते, लेकिन यदि मैं शांत बैठा रहता तो वे धुएं जैसे आकृतियों में तैरते हुए प्रतीत होते। और जब आप लोगों को इस तरह अर्धठोस, धुनाधार रूपों में देखते हैं तो रोजमर्रा के जीवन का सारा नाटक पूरी तरह से अर्थहीन लगने लगता है। अचानक मेरे पिताजी आकर पूछते, तेरे गणित के त्रैमासिक परीक्षा का क्या हुआ? और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। ये ठीक वैसा था जैसे टीवी का म्यूट बटन दबाकर उसे देखना। मेरे लिए किसी व्यक्ति के लिंग, जेंडर ने कभी गहरी छाप नहीं छोड़ी। लंबे समय तक मेरे मन में ये पंजीकृत ही नहीं होता था। बाद में भी मैंने कभी किसी के शारीरिक रूप पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जो चीज हमेशा मेरा ध्यान खींचती थी वो एक बड़ा धुंधला रूप था जिसे मैं उनके चारों ओर स्पष्ट रूप से देख सकता था। मुझे इन रूपों को परिभाषित करने की कभी आवश्यकता महसूस नहीं हुई, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये ऊर्जा शरीर, एनर्जी बॉडीज थे जो हर जीवित प्राणी के साथ होते हैं। योगिक शब्दावली में इसे प्राणमय कोश कहा जाता है। इस स्तर पर कर्म की छाप को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन मेरा मन कभी भी किसी चीज को बौद्धिक रूप से समझने के लिए प्रेरित नहीं होता। यदि मैं किसी चीज को स्पष्ट नहीं देख पाता तो बस उसे थोड़ा और ध्यान से देखता हूँ, लेकिन उसे समझने का बौद्धिक प्रयास नहीं करता। यदि आप तीव्रता से देखना सीख जाते हैं तो आप केवल अपनी धारणा को तेज करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी वृक्ष को पर्याप्त तीव्रता से देखेंगे तो आपको कोई बागवानी की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आप खुद जान जाएंगे कि उसे पर्याप्त धूप या पानी मिला है या नहीं। आज की एक दुखद विडंबना यह है कि कई लोग वृक्ष के नीचे बैठकर वृक्षों पर किताब पढ़ते हैं, बजाय इसके कि सीधे वृक्ष से सीखें। यही योगिक अनुशासन का सार है, बस देखना सीखना। इसीलिए मैं अपने आसपास के लोगों से बार बार कहता हूँ, किसी चीज को मत खोजो, जीवन के अर्थ को मत खोजो, ईश्वर को मत खोजो, बस देखो, बस इतना ही। एक आध्यात्मिक साधक की ये मूल गुणवत्ता है, क्योंकि जीवन का सार वही देखना है जो वास्तव में है, न कि वह जो आप देखना चाहते हैं। चूंकि लोग अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के साथ, जो उनके कर्मिक पदार्थ से बना है, बहुत अधिक जुड़ाव रखते हैं,
इसलिए वे उसी सीमित दृष्टिकोण से दूसरों को भी देखते हैं। वे सबको सीमित व्यक्तियों के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे खुद को भी उसी तरह देखते हैं। जीवन को एक अखंडता के रूप में देखने के बजाय वे उसके टुकड़ों के साथ पहचान बना लेते हैं। अब समय आ गया है कि मानव जाति कर्म के इस विकृत करने वाले चश्मे से परे जाए, उस चश्मे से जो प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन को वास्तविकता से भ्रमित कराता है, जो हमारी बंटी हुई स्मृति आधारित मानसिक रचनाओं को जीवन की असली भव्यता से अलग कर देता है। अब समय आ गया है कि हम इस तथ्य को पहचानें कि जीवन के प्रति केवल एक ही अपराध है, ये मानना कि आप जीवन के अलावा कुछ और है। दुर्भाग्यवश हमारी व्यक्तित्व की धारणा ही अलगाव पर आधारित है, और यही समस्त पीड़ा का मूल कारण है। जिस प्रकार हर परमाणु में विशाल स्तर की अंतर्निहित शक्ति निवास करती है, जो अकल्पनीय विनाश को उजागर कर सकती है, उसी प्रकार मानव बुद्धि की अंतर्निहित शक्ति भी विचारों और भावनाओं के सूक्ष्म रूपों में विभाजित हो गई है। ये विचार और भावनाएं अकथनीय पीड़ा और विनाश का कारण बन गए हैं। पृथ्वी माता से पूछिए, निसंदेह वह इससे सहमत होंगी। हमारी अपनी पृथकता के साथ पहचान ने इस भव्य सृष्टि को तोड़ डाला है और हमारे जीवन की सार्वभौमिकता को चकनाचूर कर दिया है। हालांकि अंततः सार्वभौमिकता ही विजयी होती है, न कि हमारी खंडित पहचाने। अंतिम योजना में मनुष्यों का कोई विशेष महत्व नहीं है। भले ही आप इस ग्रह को नष्ट कर दें, इसका कोई अर्थ नहीं है। सृष्टि एक वीडियो गेम की तरह है। एक बार जब ये समाप्त हो जाती है तो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं बचता, यहाँ तक कि यह भी नहीं कि कभी कुछ था। इसलिए मनुष्यों का अपमान करने के किसी भी इरादे के बिना मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं लोगों को देखता था तो मैं उन्हें केवल कर्म के थैले, बैग्स ऑफ कर्मा के रूप में देखता था। आज भी ऐसा ही देखता हूँ। कुछ लोग बड़े बोरे, सैक्स जैसे हैं, कुछ छोटे थैले, बैग्स जैसे, और कुछ बस एक लिफाफे, एनवलोप जैसे। इन थैलों के भार की प्रकृति गुणवत्ता और प्रभाव के अनुसार भिन्न हो सकती है। हल्के कर्मिक बोझ से जीवन में सहजता आती है, और आप किसी व्यक्ति से किस प्रकार व्यवहार करते हैं, यह स्वाभाविक रूप से उसके कर्मिक भार पर निर्भर करता है। जब कोई व्यक्ति कर्म से हल्का होता है तो लोग उसके पास अधिक सहजता से आते हैं। यदि अभी मेरे सामने 100 लोग बैठे हों और मैं एक व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करूं, तो मैं उनके विशेष कंपन, वाइब्रेशन को अलग से महसूस कर सकता हूं और उसी से उनके पूरे कर्म को जान सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या किया, क्या वे विवाहित थे या उनके बच्चे थे। मैं विवरण नहीं जानता, लेकिन मैं उनके कर्म की गुणवत्ता पहचान सकता हूँ। मैं ये जान सकता हूँ कि उनके भीतर प्रमुख भावना घृणा है, क्रोध है या शांति। जैसे ही मैं किसी को देखता हूँ, मैं इसे जान जाता हूँ। विवरण जानने के लिए व्यक्ति के अवचेतन मन में प्रवेश करना पड़ता है। यह एक अलग आयाम है, लेकिन केवल उसके कर्म के थैले को देखकर ही मुझे उसके कर्म का आभास हो जाता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा बोरा, छोटा थैला या लिफाफा कम या ज्यादा कर्म को दर्शाता हो। फर्क उस पदार्थ की घनता, डेंसिटी से पड़ता है। वास्तव में एक लिफाफे में इतने अधिक कर्म हो सकते हैं जितने एक बोरे में नहीं समा सकते, लेकिन फर्क परिष्करण, रिफाइनमेंट का होता है। भय, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से संचित कर्मिक तत्व एक ऐसी घनता पैदा करता है जिसे उठाना भी कठिन होता है और जिसके निकट जाना भी। इसीलिए कर्म को अच्छे और बुरे में विभाजित करने की पारंपरिक धारणा एक सतही विभाजन है, लेकिन जितना अधिक परिष्कृत कर्म होता है उसे उठाना निस्संदेह आसान होता है। एक बोरे में ढीला रुई भरा हो सकता है, जबकि एक लिफाफे में किसी महाकाव्य का भार। ऐसे कई लोग रहे हैं जिन्हें मैंने बिना किसी संकोच के कभी कभी एक दशक पहले ही बता दिया था कि उनके जीवन में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं, दुर्घटनाएं या धनहानि जैसी घटनाएं घटित होंगी। यह कोई ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं थी, यह बस उनके कर्मिक मार्ग, कार्मिक ट्रेजेक्ट्री को देखकर किया गया एक आकलन था। ये घटनाएं अपने आप में न तो अच्छी थीं, न ही बुरी।
ये बस उनके मार्ग में होने वाली घटनाएं थीं, जिन्हें या तो उनसे दूरी बनाकर या वैकल्पिक कर्म करके बदला जा सकता था। मैं स्वयं अधिकांश लोगों की तुलना में लाखों गुना अधिक कर्म अपने भीतर रखता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि मैं अपनी कई पूर्वजन्मों की स्मृतियों को सचेत रूप से याद रखता हूँ, लेकिन मैं इसे किसी बोझ के रूप में नहीं ढोता। यदि आप इस दुनिया के अधिकांश बुद्धिजीवियों को देखें तो पाएंगे कि वे स्मृति के बोझ से भारी हो गए हैं। मैं अधिकांश लोगों की तुलना में कहीं अधिक स्मृति धारण करता हूँ, फिर भी मैं इससे बोझिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने कर्म को स्वयं से एक दूरी पर रखता हूँ। जब आवश्यकता होती है मैं इसे प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन इसे हर समय अपने ऊपर लादे नहीं रहता। थोड़ी साधना से हर कोई ऐसा कर सकता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज हम अपने कंप्यूटर फाइलों को क्लाउड पर संग्रहित करते हैं, जब जरूरत हो तब पहुंच योग्य, लेकिन हमारे हार्ड डिस्क को भरा हुआ नहीं रखते। इसी प्रकार मेरे पास कई जन्मों की स्मृति उपलब्ध है, लेकिन वो सब एक क्लाउड पर है। स्मृति की परतें। योगिक परंपरा में स्मृति को भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटने की एक विस्तृत विधि है। ये 8 प्रकार की स्मृतियों या परतों को पहचानती है। मौलिक, एलिमेंटल, परमाण्विक, एटॉमिक, विकासात्मक, एवोल्यूशनरी, आनुवंशिक, जेनेटिक, कर्मजन्य, कार्मिक, इंद्रिय संबंधी, सेंसरी, व्यक्त, आर्टिकुलेट, अव्यक्त, इनआर्टिकुलेट। इन सभी 8 को मूलतः मानव कर्म के रूप में देखा जा सकता है। पहली 4 प्रकार की स्मृति ऐसी हैं जिनमें व्यक्तिगत इच्छा, वलिशन की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि अगली 4 स्मृतियों में व्यक्तिगत इच्छा की भूमिका होती है। दूसरे शब्दों में पहली 4 हमारी सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्मा बनाती हैं और अगली 4 हमारी व्यक्तिगत कर्म, इंडिविजुअल कर्मा। आइए अब उन पहली 4 स्मृतियों को देखें जिनमें व्यक्तिगत इच्छा का कोई स्थान नहीं है। मौलिक स्मृति, एलिमेंटल मेमोरी, ये दर्शाती है कि आपके अस्तित्व के मूलभूत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके स्वरूप को कैसे आकार देते हैं। इन तत्वों में सृष्टि की उत्पत्ति से ही स्मृतियां निहित हैं। परमाण्विक स्मृति, एटॉमिक मेमोरी, आपके शरीर का निर्माण करने वाले परमाणुओं के परिवर्तनशील पैटर्न आपके अस्तित्व को और भी अधिक आकार देते हैं। विकासात्मक स्मृति, एवोल्यूशनरी मेमोरी, यह आपकी जैविक प्रकृति को निखारती है। यही विकासात्मक सॉफ्टवेयर आपको एक मनुष्य बनाता है, किसी पशु को नहीं। यहाँ तक कि यदि आप कुत्ते का भोजन भी करें तो भी आप मानव बने रहते हैं। ये विकासात्मक कोड आपके डीएनए पर गहराई से अंकित है। आपका शरीर वास्तव में है क्या? जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ पृथ्वी से लिए गए भोजन, जल और वायु का संचय है। जिस मिट्टी को आप पृथ्वी कहते हैं और जो आपका शरीर है, उनमें कोई मूलभूत अंतर नहीं है, लेकिन स्मृतियों के जटिल मिश्रण ने इस तत्व को एक नए रूप में ढाल दिया है। एक ही मिट्टी भोजन बनती है, फिर आपका पोषण करती है और आपको एक मानव बनाती है, न कि कोई पौधा या कुत्ता। इस जीवन में मानव बनने का विशेषाधिकार मुख्यतः विकासात्मक स्मृति के कारण है। बाहरी तत्व जैसे जल, वायु और भोजन हर व्यक्ति के भीतर अलग अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। जैसे ही आप इन्हें अपने भीतर लेते हैं, ये भिन्न प्रकार से काम करने लगते हैं। बोतल में रखा पानी आपके शरीर में जाकर बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करता है। आपके बाहर का फल आपके भीतर जाकर एकदम अलग प्रतिक्रिया करता है। ये रूपांतरण मुख्यतः आपके भीतर कार्यरत परमाण्विक, मौलिक और विकासात्मक स्मृतियों के कारण होता है। कुछ स्मृतियाँ हम सभी के बीच साझा होती है, मौलिक, परमाण्विक और विकासात्मक स्मृतियाँ। हालांकि आनुवंशिक और व्यक्तिगत कर्म भिन्न होते हैं। आनुवंशिक स्मृति, जेनेटिक मेमोरी, परिवारों के भीतर संचरित होती है और शारीरिक व मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को निर्धारित करती है। इन 4 प्रकार की सामूहिक स्मृतियों से आगे 4 ऐसी स्मृतियाँ आती हैं जिनमें हमारी व्यक्तिगत इच्छा सक्रिय भूमिका निभाती है और वे हमारे व्यक्तिगत कर्म का निर्माण करती है। पहली बात है हमारी व्यक्तिगत कर्मिक स्मृति,
वो आक्रामक प्रभावों की ब्लीड जकरिग, जिन्होंने हमें समय के साथ आकार दिया और हमें विशिष्ट इंसान बना दिया। प्रत्येक के अपने अजीबोगरीब पसंद और नापसंद, आदतें और प्राथमिकताएं। हर इंसान अपनी व्यक्तिगत कर्मिक स्मृतियों का विशाल भंडार लेकर चलता है। यही वजह है कि दो इंसान, यहाँ तक कि जुड़वा भाई बहन भी, कभी एक जैसे नहीं होते। हमारे दैनिक शारीरिक और सांस्कृतिक वातावरण से निरंतर बातचीत का भी हमारे सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। ये निर्धारित करता है कि हमारे शरीर और दिमाग दुनिया का कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, और ये संवेदी स्मृति उत्पन्न करता है। और फिर हमारे पास अव्यक्त स्मृति है, जो सामान्य और विशिष्ट जानकारी का विशाल जलाशय है, जो अनगिनत वर्षों में जमा हुआ है, जिसे हम नहीं जानते। ये एक आधार है, जैसे किसी घर की नींव, और चुपचाप ये प्रभावित करता है कि आप व्याख्यायित स्मृति, आपका सुपरस्ट्रक्चर, कैसे इकट्ठा करते हैं। व्याख्यायित स्मृति वह प्रभाव है जो हर इंसान अपने भीतर से लेकर चलता है। ये 8 आयामों वाली स्मृतियाँ अलग अलग झिल्लियाँ नहीं हैं। ये गहरे जुड़े हुए हैं, और यही इन आपसी कनेक्शनों की वजह से हमारे चारों ओर जो मानव विविधता है वह उत्पन्न होती है। ये झिल्लियाँ एक इंसान के कर्म का पूरा आयतन बनाती है। विकास एक संचित स्मृति है जो लगातार अपने ऊपर निर्माण करती है ताकि जीवन की उच्च और उच्च संभावनाओं तक पहुंच सके। लेकिन इंसान, जो विकास का सर्वोच्च बिंदु है, इस संचित स्मृति के पूरे आयतन को पार कर सकता है और अपनी खुद की किस्मत का आर्किटेक्ट बन सकता है जब मृतक आपके माध्यम से जीवित होते हैं। हाल ही में मैंने लॉस एंजल्स में एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जहां मैंने 4 महिला प्रतिभागियों को देखा जो एक जैसे लग रही थी। वे बहनें नहीं थीं, वे बस उसी डॉक्टर को साझा करती थी। तो आजकल हमारे पास ऐसे चतुर तरीके हैं जिनसे हम अपनी आनुवंशिक धरोहर को फिर से आकार दे सकते हैं। परंपरागत रूप से भारत में शब्द संस्कार का उपयोग हमारी आनुवंशिक स्मृति के हमारे वर्तमान पर प्रभाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आपका शरीर वास्तव में आपके मन से 1 ट्रिलियन गुना अधिक स्मृति रखता है। शब्द संस्कार उस वंशानुगत स्मृतियों और प्रभावों के मंझधार को व्यक्त करता है जो हमें हमारे पूर्वजों, हमारे कबीले या हमारे जनजाति से प्राप्त होती है। और इसलिए जब कोई बच्चा असाधारण रूप से अच्छा गाता है तो ये सामान्य है कि लोग कहते हैं, अरे ये उनका संस्कार है। इसका मतलब है कि ये विशेष उपहार उस बच्चे को उनके जीन पूल, उनके पूर्वजों की शिक्षा से प्राप्त हुआ है। ये आनुवंशिक स्मृतियाँ स्वभाव से न तो सकारात्मक होती है और न ही नकारात्मक। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इनका कैसे सामना करते हैं, जो फर्क डालता है। हम अपने पूर्वजों की स्मृतियाँ अपने भीतर रखते हैं, लेकिन ये स्मृति बंधन का स्रोत बन गई है या एक लाभ का, ये इस पर निर्भर करता है कि हमने इससे कितना दूरी बनाई है। मृतक आपके माध्यम से जीने की कोशिश कर रहे हैं, कई तरह से। इसमें कोई गलती नहीं है। अपनी जिंदगी को देखिए या अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को देखिए। कई लोगों के लिए बच्चों का होना उनके आनुवंशिक पदार्थ को अमर बनाने का एक तरीका है, ये सुनिश्चित करने का तरीका कि वे अपने समय के बाद भी जीवित रहेंगे। ये उनकी धरोहर है जो वे उम्मीद करते हैं कि आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। तो अपने पूर्वजों को भी कम मत आकिए, वे भी आपके माध्यम से जीने की कोशिश कर रहे हैं। ये आनुवंशिक स्मृति की आत्मस्थायी प्रकृति है। हमें अपने पूर्वजों का बहुत कुछ देना है, लेकिन अगर हमें इस पृथ्वी पर स्वतंत्र और पूर्ण जीवन जीना है, अपने पूर्वजों के कठपुतलियों की तरह नहीं, तो हमें पहले व्यक्तित्व बनने के तरीके ढूंढने होंगे। अब हालांकि आध्यात्मिक प्रक्रिया अलगाव के मिथक को समाप्त करने के बारे में है, इस मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पहला कदम है व्यक्तित्व बनना। ये एक विरोधाभास जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप कई प्रभावों का परिणाम होते हैं तो आप एक भीड़ होते हैं। जब आप प्रभावों की एक भीड़ या कबीला होते हैं तो परिवर्तन असंभव होता है। भीड़ समय के साथ विकसित हो सकती है, लेकिन वह परिवर्तित नहीं हो सकती। परिवर्तन, जैसा कि शब्द से संकेत मिलता है, एक रूप की आवश्यकता करता है। केवल एक व्यक्ति ही परिवर्तित हो सकता है।
या अलगाव के संकीर्ण पहचान को पार कर सकता है। ये कभी भी एक सामूहिक को ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ज्ञान केवल एक व्यक्ति को हो सकता है। मैं अक्सर मजाक करता हूँ कि केवल 2 प्रकार की भूतें होती हैं, जो बिना शरीर के होती हैं और जो शरीर के साथ होती है। अधिकांश मानव बीइंग्स बस शरीर के साथ भूत होते हैं। संक्षेप में, वे अपने अतीत के भूत होते हैं। उनकी जिंदगी बस उनके पूर्वजों की स्मृति द्वारा प्रोग्राम की गई होती है। संस्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हम कई सूक्ष्म स्तरों पर स्मृति द्वारा आकारित होते हैं, जिनसे हम शायद अवगत भी नहीं होते। आप इसके बारे में जागरूक नहीं हो सकते, लेकिन किसी मानव में कुछ ऐसा है जो स्वतंत्रता की हानि को गहरे रूप से नापसंद करता है। इसका सबसे जलता हुआ उदाहरण जेल जीवन में है। मैंने इसे व्यक्तिगत रूप से तब देखा जब मैं जेलों में कार्यक्रम कर रहा था। जेलों के बारे में दिलचस्प बात यह है कि वे वास्तव में काफी अच्छे से व्यवस्थित हो सकती है। खाना समय पर आता है, आपको कपड़े और आश्रय दिया जाता है, लाइट्स आपके लिए ऑन और ऑफ की जाती हैं, दरवाजे आपके लिए खोले जाते हैं और निश्चित रूप से आपके बाद बंद भी किए जाते हैं। कुछ लोगों के लिए जो बाहर बहुत गरीबी में जीते हैं, जेल जीवन एक संरचित विकल्प हो सकता है। और फिर भी जब आप जेल में प्रवेश करते हैं तो आप हवा में दर्द महसूस करते हैं। ये एक गहरी, अस्पष्ट पीड़ा है, क्योंकि सुरक्षा दी गई है लेकिन स्वतंत्रता छीन ली गई है। स्वतंत्रता की हानि मानव जीवन का सबसे गहरा दुख है। चाहे आपकी स्वतंत्रता जेल द्वारा, आपकी अपनी संस्कारों द्वारा या आनुवांशिक या विकासात्मक स्मृति द्वारा छीनी जाए, ये वास्तव में मायने नहीं रखता। किसी भी स्थिति में आप कुछ समय बाद पाएंगे कि आपका जीवन अज्ञेय कष्टों से घिरा हुआ होगा। आपको नहीं पता होगा कि क्यों, लेकिन आपका संपूर्ण अस्तित्व घुटन, पुनरावृत्ति और बंधन जैसा महसूस होगा। 2013 में अटलांटा के एमोरी विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रयोग ने एक दिलचस्प निष्कर्ष स्थापित किया। चेरी के फूलों की खुशबू को चूहों के पिंजरे में डाला गया। साथ ही चूहों को बार बार हल्का विद्युत झटका दिया गया। कुछ समय बाद झटके की आवश्यकता नहीं रही। केवल चेरी के फूलों की खुशबू के मात्रा आते ही चूहे डर से विपरीत दिशा में भागने लगते थे। हालांकि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये डर की प्रतिक्रिया अगले पीढ़ी के चूहों में भी सच साबित हुई। जब इस नई पीढ़ी ने चेरी के फूलों की खुशबू महसूस की तो उन्होंने वही डर अनुभव किया और उससे बचने के लिए कूद पड़े। ये बिना विद्युत झटके के व्यक्तिगत अनुभव के था। फूलों की खुशबू के प्रति संवेदनशीलता दूसरे और तीसरे पीढ़ी में भी बनी रही। ये मील का पत्थर प्रयोग ये याद दिलाता है कि संस्कार कितनी चुपचाप कार्य करते हैं। यह भी याद दिलाता है कि आपके आज के छापें आपके बाद की पीढ़ियों को प्रभावित कर सकती है। आपको जीवित रहने, निरंतरता और भलाई के लिए आनुवांशिक स्मृति की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको इससे कुछ दूरी भी चाहिए ताकि आप चेतना, आनंद और स्वतंत्रता का जीवन जी सकें। लेकिन आप उस स्मृति से दूरी कैसे बना सकते हैं जिसका आपको स्वयं ही आभास नहीं है? आप उस स्मृति से कैसे दूर जा सकते हैं जो आपके शरीर के प्रत्येक कोशिका में आपको अज्ञात रूप से धड़क रही है? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं ने आनुवांशिक स्मृति का उपयोग करने के लिए एक विस्तृत विज्ञान बनाया जो मानव क्षमता और सफलता को बढ़ा सकता है। दूसरी ओर, ये विज्ञान हमें आनुवांशिक स्मृति से सचेत रूप से दूरी बनाने की भी अनुमति देता है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति का समर्थन करता है। एक स्तर पर विशेष संस्कार और प्रथाएं, जिन्हें कर्म या, जब गहरे स्तर पर किए जाते हैं, क्रिया कहा जाता है, मृतकों के लिए उनके परिवारों द्वारा तुरंत की जाती है। ये प्रथाएं उन तरीकों को संदर्भित करती हैं जिनके द्वारा हम उन लोगों की स्मृति को सम्मानित करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, और साथ ही उनके प्रभाव से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। ये संस्कार सिर्फ हमारी पूर्व पीढ़ी के लिए नहीं किए जाते। इन्हें कुछ मामलों में 12 पीढ़ियों तक, 7 तक या कम से कम 3 तक किया जा सकता है। हर संस्कृति में इन संस्कारों के भिन्न रूप होते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मरे हुए को मरे हुए पर छोड़ दो,
और हमें भी यही करना होगा अगर हम सच में जीवित होना चाहते हैं। ये संस्कार हमारी इच्छा को व्यक्त करते हैं कि हम अपनी स्लेट को साफ करना चाहते हैं। ये हमारे तरीके हैं ये कहने के कि हम पुनर्नवीनीकरण जीवन नहीं जीना चाहते। हम नई शुरुआत करना चाहते हैं। हम अपनी खुद की पटकथा लिखना चाहते हैं। मृत्यु संस्कारों के अतिरिक्त कुछ यौगिक प्रथाएं अत्यधिक सशक्त हो सकती है। एक आध्यात्मिक दीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा शरीर के स्तर पर हस्तक्षेप करती है और आपको आपकी आनुवांशिक स्मृति से इस प्रकार अलग करती है। ये भी इस कारण है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई शक्तिशाली ऊर्जा से भरे शारीरिक रूपों को देवताओं के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, जिन्हें किसी विशेष कबीले या समुदाय की भलाई के लिए बनाया गया था। जब कोई व्यक्ति उस ऊर्जा रूप के लिए एक संस्कार या प्रक्रिया करता था, तो उस आनुवांशिक समूह के सभी लोग इसका लाभ उठाते थे। आज जब ये करीबी बंधन वाले समूह बिखर रहे हैं और आनुवांशिक समूह पहले से कहीं अधिक मिश्रित हो गए हैं, तो ये देवता अधिकांशतः अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन इनके निर्माण में एक बहुत ही वास्तविक तकनीकी प्रक्रिया शामिल थी। ये सिद्धांत रूप में कुछ यौगिक अभ्यासों के साथ संभव है। यदि आप एक ही आनुवांशिक पूल से 100 लोगों को लेकर उनमें से 10 को शक्तिशाली यौगिक अभ्यास सिखाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 30 महीने या उससे अधिक समय में सभी 100 लोग इस योग के लाभों को प्रदर्शित करने लगेंगे। ये अजीब लग सकता है, लेकिन आनुवांशिक समानता और भौगोलिक नजदीकी की स्थितियों में ये बहुत संभव है। जब किसी व्यक्ति को एथेरिक शरीर यौगिक शब्दावली में विज्ञानमय कोश के स्तर पर छुआ जाता है, तो ये संभव है कि वह उन लोगों को प्रभावित कर सके जिनके पास समान संस्कार हों। ये आधुनिक दुनिया में थोड़ा कठिन है, जहाँ समुदाय पहले से कहीं अधिक मिश्रित और फैले हुए हैं। लेकिन आज के बड़े पारिवारिक संदर्भ में भी एथेरिक स्तर पर एक आरंभिक प्रक्रिया के लाभ दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, भले ही इसका प्रभाव कम हो। परंपरागत भारतीय संस्कृति में गर्भवती महिला के लिए भी विस्तृत दिशा निर्देश थे। वह किस प्रकार का भोजन खा सकती है, उसे किन परिस्थितियों और वातावरण में रहना चाहिए, संतान उत्पत्ति और गर्भावस्था के बारे में ये विस्तृत दिशा निर्देश पूर्वी संस्कृतियों का हिस्सा थे, क्योंकि वे ये जानते थे कि संस्कारों को पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे संचारित किया जा सकता है। हर पीढ़ी की एक बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वह ये समझे कि हम सिर्फ बैटन वाहक है। हम बस पहले की पीढ़ी से अगले की पीढ़ी को बैटन सौंप रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक बेहतर ग्रह सौंपें। पारिस्थितिकीय रूप से अब ये संभव नहीं है कि हम एक बेहतर ग्रह सौंपें, इसलिए दुर्भाग्यवश हम पहले ही इस कर्तव्य में विफल हो चुके हैं। हम कुछ सुधार ला सकते हैं, लेकिन हम चीजों को पहले जैसा नहीं बना सकते। लेकिन हमारी एक और जिम्मेदारी है, एक बेहतर पीढ़ी के मानवों का निर्माण करना। हम इसे तभी पूरा कर सकते हैं यदि हम सचमुच ये परवाह करते हैं कि हम आज कौन हैं। चूंकि स्मृति लगातार विभिन्न तरीकों से खुद को संचारित करती है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी खुद की जिम्मेदारी लेकर अगली पीढ़ी को समर्थन दें। जब आप एक ही पुस्तक की स्मृति से जीते हैं, तो आप धार्मिक होते हैं। जब आप कई पुस्तकों की स्मृति से जीते हैं, तो आप बौद्धिक होते हैं। जब आप कई पीढ़ियों के लोगों की स्मृति से जीते हैं, तो आप एक सच्चे सहानुभूतिपूर्ण मानव बनते हैं। लेकिन जब आप पीढ़ियों के लोगों की स्मृति से परे जीते हैं, तो आप एक योगी बनते हैं। जो लोग हमारे जीन साझा करते हैं, वे हमारी धरोहरों को अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक आसानी से अवशोषित करते हैं। हालांकि योग का विज्ञान इस बारे में है कि आप खुद को उस स्थान तक कैसे उठाते हैं जहां आपका आनुवांशिक स्मृति आप पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अब आप वह बन जाते हैं जिसे दुनिया एक दृष्टा मानती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तीव्र स्पष्टता और दृष्टि के साथ भविष्य देखता है। गहरे यौगिक अभ्यास के साथ आप पाते हैं कि आपके संस्कार अब जाति, जनजाति या समुदाय की श्रेणियों तक सीमित नहीं हैं। अब आप लगभग किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम हैं। एक वैश्विक नागरिक के रूप में आपकी धरोहर वास्तव में वैश्विक बन जाती है। ऋणानुबंध, शारीरिक स्मृति का मधुमक्खी जाल। तेजी से बदलती दुनिया में प्रतिबद्ध संबंधों की क्या भूमिका है? क्या वे आवश्यक हैं?
क्या प्रतिबद्धता ने अपनी उपयोगिता समाप्त कर दी है? क्या वह अपनी प्रासंगिकता से बाहर हो चुकी है? ये वे सवाल हैं जो मुझसे अक्सर पूछे जाते हैं। हालांकि ये सवाल सामाजिक दृष्टिकोण से लग सकते हैं, लेकिन यहाँ एक वास्तविक कर्मिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। प्रतिबद्ध संबंध और विवाह सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए उनका मूल्य केवल सामाजिक प्रतीत हो सकता है। हालांकि मानव शरीर की याद रखने की क्षमता विशाल है। इस स्मृति के मानव जीवन पर प्रभाव भी अत्यधिक होते हैं। ये एक नैतिक तर्क नहीं है, ये बहुत साधारण बुद्धि पर आधारित है। आपका शरीर स्मृति से भरा हुआ है। इसके आकार और रंग से लेकर इसकी बनावट और आकार तक सब कुछ प्रोग्रामिंग का परिणाम है। यही कारण है कि आपके पास अभी भी अपनी परदादी का गठिया भरा घुटना है और आपको अपने बंदर पूर्वजों की आदतें मिटाना कठिन लगता है। ये न भूलें, एक मानव और एक चिंपांजी अपने DNA का 98.6% साझा करते हैं। अब शारीरिक स्मृति हमारे द्वारा पहले इस अध्याय में चर्चा किए गए सभी स्तरों पर काम करती है, लेकिन इस स्मृति का एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा पहलू शारीरिक है, जो मानसिक और ऊर्जा संबंधी स्मृति से अलग है। संस्कृत में शरीर की इस शारीरिक स्मृति को ऋणानुबंध कहा जाता है। ऋणानुबंध वह शारीरिक स्मृति है जो आप अपने अंदर लेकर चलते हैं। ये रक्त संबंधों का परिणाम है, जैसा कि हमने पहले देखा, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये यौन संबंधों का परिणाम है, जहाँ भी शारीरिक अंतरंगता होती है, विशेष रूप से यौन प्रकृति की। शरीर गहरे रूप से स्मृति को दर्ज करता है और इसलिए किसी भी समाज में प्रतिबद्ध संबंधों की व्यवस्था एक गहरी बुद्धिमत्ता की नींव पर आधारित है। तर्क सरल है, चूंकि किसी भी शारीरिक मुठभेड़ में स्मृति का महत्वपूर्ण आदान प्रदान होता है। अगर आप शरीर की स्मृति को बहुत सारी शारीरिक छापों से भ्रमित कर देते हैं, तो आपका तंत्र उलझ जाता है। एक बार जब आपकी स्मृति प्रणाली जटिल हो जाती है, तो अपना जीवन व्यवस्थित करने में बहुत अधिक काम लग सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि ये स्पष्ट किया जाए कि ऋणानुबंध में कुछ भी गलत नहीं है। ये जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। उदाहरण के लिए, एक जोड़े के बीच ऋणानुबंध के बिना एक भविष्य पीढ़ी को बनाए नहीं रखा जा सकता, और एक माँ और बच्चे के बीच ऋणानुबंध के बिना बच्चा जीवित नहीं रह सकता। हालांकि एकमात्र सवाल ये है कि इसे उलझाने के बजाय सहायक कैसे बनाया जाए। संक्षेप में ये सुनिश्चित करना कि एक बंधन बंदी में न बदल जाए। जो कोई भी आध्यात्मिक मार्ग पर है, उसके लिए ऋणानुबंध को सरल बनाना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि साधक का अंतिम उद्देश्य शारीरिकता से परे जाना है। यदि किसी का ऐसा इरादा है, तो शरीर को एक सरल प्रक्रिया के रूप में रखना समझदारी है, जो अधिक स्मृति के बोझ से अव्यस्त न हो। क्योंकि केवल जब शारीरिक स्मृति न्यूनतम रहती है, तो ही आध्यात्मिकता का विकास शुरू हो सकता है। शारीरिक यादों के प्रभाव बहुत हैं। यौन क्रिया लोगों के बीच अधिकतम ऋणानुबंध, कर्म संबंध उत्पन्न करती है। इस आदान प्रदान में महिला शरीर, जो अधिक ग्रहणशील होता है, शारीरिक अंतरंगता को पुरुष से कहीं अधिक गहरे स्तर पर पंजीकृत करता है। जब महिला बच्चा पैदा करती है, तो इस याद का एक बड़ा हिस्सा उसके संतान पर डाउनलोड हो जाता है। ये एक सामान्य घटना को समझाता है। जब महिला गर्भवती होती है, तो उसका साथी अक्सर उसके जीवन में कम महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका कारण ये है कि शारीरिक और आनुवंशिक कर्म के संदर्भ में एक गहरी याद का स्थानांतरण हो रहा है, ताकि एक नई पीढ़ी का निर्माण हो सके। उसके पहले साथी के प्रति ग्रहणशीलता की जगह अब उसकी नई भूमिका है, जो शारीरिक याद को अपनी संतान को स्थानांतरित करने वाली है। महिलाएं ये भी अक्सर नोट करती हैं कि जब वे गर्भवती होती हैं, तो उनके माता पिता और अन्य लोगों के प्रति उनके भावनाएं, जो पहले बहुत महत्वपूर्ण थे, कम होने लगती है। अन्य रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव का स्तर अक्सर गिरने लगता है। ये प्रकृति की प्रणाली का काम है। यदि शरीर अपनी स्वयं की उत्पत्ति को बहुत अधिक याद करता है, तो वो नए बच्चे को, जो अलग आनुवंशिक सामग्री से होता है, प्रभावी रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर बहुत अधिक यादें होती है, तो शरीर के भीतर संघर्ष होंगे। जैसा कि हमने देखा,
संस्कृत शब्द कुल वेदना, सामूहिक दुख का अर्थ है कि पूरे कबीले की यादें आपसे गुजरती है। आपका शरीर एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है क्योंकि यह इन गहरी शारीरिक यादों का वाहक होता है जो आपके लोगों, आपके कबीले का दुख बनाती है। अगर आप अपने सिस्टम को और ऋणानुबंध से जटिल बनाते हैं तो दुख अत्यधिक हो सकता है। अब हम मन और शरीर की याद के बीच अंतर स्पष्ट करें। जब मन यादों का सामना करता है तो उसमें एक निश्चित मात्रा में विवेक शामिल होता है, लेकिन शरीर बिना विवेक के यादें ग्रहण करता है। भोजन का उदाहरण लें। आपका मन ये पहचान सकता है कि कुछ पोषक है या नहीं, लेकिन शरीर केवल स्वाद लेता है और फिर या तो बीमार हो जाता है या पोषित होता है। यही बात शारीरिक रिश्तों के बारे में भी है। मन कुछ हद तक साथी के बारे में विवेक रखता है, लेकिन शरीर नहीं रखता, वह बस ग्रहण करता है। हालांकि शरीर में मन के विपरीत एक क्षमता होती है जिसे हम अनुभूति कहते हैं। मन गणना, मूल्यांकन, प्रसंस्करण कर सकता है, लेकिन ये एक अनुभूति का उपकरण नहीं है। मन बस वही व्याख्या करता है जो शरीर अनुभव करता है। शरीर की अनुभूति की क्षमता को तीव्र करना योग का पूरा उद्देश्य है। जब आपका हार्ड डिस्क पूरा हो जाता है तो आप और अधिक याद नहीं ग्रहण कर सकते, वह पहले ही यादों से भर चुका होता है। लेकिन जब शरीर अव्यवस्थित नहीं होता तो वह एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। यदि आप योग के माध्यम से शारीरिक यादों की मात्रा को सरल और घटित करते हैं तो शरीर एक शक्तिशाली अनुभवात्मक उपकरण बन सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मेरे सामने एक प्लेट भोजन रखी जाती है तो अगर मैं बस उसे अपने हाथों से छूता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वह भोजन मेरे सिस्टम के भीतर कैसे व्यवहार करेगा। उस दिन मुझे क्या करना है, चाहे वह किसी समूह को क्रिया में शामिल करना हो या गोल्फ का खेल खेलना हो, मैं तय करूंगा कि भोजन खाऊं या नहीं। ये संभव है कि शरीर को इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए कि उसकी अनुभूति अत्यंत तीव्र हो। हालांकि ऐसी विवेकता विकसित करने के लिए शारीरिक यादों का प्रभाव शरीर पर न्यूनतम होना चाहिए। जब योगी एक स्थान को अपने अभ्यास के लिए चुनते हैं तो वे आमतौर पर उस क्षेत्र के चारों ओर चलते हैं, उस स्थान की अनुभूति प्राप्त करते हैं और फिर एक विशेष स्थान का चयन करते हैं। यही है कि उनका शरीर कितना संवेदनशील हो गया है। ये पहचान सकता है कि कौन सा स्थान आध्यात्मिक अभ्यास के लिए उपयुक्त है। उनकी पसंद का व्यक्तिगत पसंद या नापसंद से कोई संबंध नहीं होता। एक नया युग विचार है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के बारे में किसी हद तक लापरवाही से बात की जाती है। कई लोग कहते हैं, मुझे किसी व्यक्ति या स्थान की वाइब पसंद नहीं है, बिना ये जाने कि इसका क्या अर्थ है। इसका आमतौर पर मतलब ये होता है कि उनके पास पसंद और नापसंद है और वे अभी तक उनसे पार नहीं हो पाए हैं। योगी के लिए शरीर की विवेकता का किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण या नापसंद से कोई संबंध नहीं होता। शरीर योगी के लिए एक बायोमीटर की तरह है। ये न्याय नहीं करता, ये बस ग्रहण करता है। तो रिश्तों के सवाल पर वापस लौटते हुए, क्या इसका मतलब ये है कि एक प्रतिबद्ध संबंध स्वाभाविक है? स्वाभाविक शब्द उपयुक्त नहीं है, लेकिन हम ये समझने में गहराई ला सकते हैं कि स्वाभाविक का क्या मतलब है। आप इसे इस तरह सोच सकते हैं, प्रकृति कई विभिन्न स्तरों पर काम करती है। प्रकृति का एक पहलू शुद्ध रूप से शारीरिक है। अगर आप शारीरिक प्रकृति के अनुसार चलते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति से यौन संबंध बनाने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के अन्य आयाम भी आपके भीतर मौजूद है। अगर आप दूसरे आयाम में प्रवेश करते हैं जहां भावनात्मक अंतरंगता महत्वपूर्ण हो जाती है, और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति से सिर से पैर तक प्यार में पड़ जाते हैं तो एक एकल संगति संबंध ठीक है। अगर आप एक और गहरे आयाम में प्रवेश करते हैं तो आप किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क नहीं करना चाहते, आप बस अकेले रहना चाहते हैं। इसका कारण ये है कि आपने शरीर को एक पूर्ण जीवन प्रक्रिया के रूप में अनुभव किया है। आप महसूस करते हैं कि इसे सहारा देने के लिए किसी और शरीर की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रक्रिया को किसी और शरीर को शामिल करके बाधित नहीं करना चाहते। आप इसे जैसे है वैसे रखना चाहते हैं। इसलिए आपके भीतर प्रकृति के कई स्तर हैं।
ये सब इस पर निर्भर करता है कि आप किस स्तर पर जीवन जी रहे हैं। प्रकृति के गहरे आयामों तक पहुंचने के प्रयास में पूरे विश्व में तपस्वी परंपराओं का विकास हुआ है। यौन संबंध स्मृति बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका है। लोग तपस्वी जीवन अपनाते हैं क्योंकि वे सेक्स के खिलाफ नहीं होते या वे सुख के खिलाफ नहीं होते। इसका कारण ये है कि वे अपनी प्रणाली में कोई नई स्मृति जोड़ना नहीं चाहते। इस शरीर में पहले ही बहुत सारी यादें हैं। वे जानते हैं कि पुराना कर्म, जो कि एक बड़ा ढेर है, इस पर काम करना जरूरी है और यही एक जीवन का कार्य है। शारीरिक स्मृति को छोड़ने के बिना शरीर विवशताओं से भरा रहता है। ज्यादातर लोग इसके प्रति जागरूक होते हैं। आप ये निश्चय करने का प्रयास कर सकते हैं कि आप कुछ पदार्थों से बचेंगे या हर सुबह जल्दी उठेंगे। आप कुछ समय तक इसे कर भी सकते हैं, लेकिन वह केवल प्रारंभिक चरण में ही संभव है। मानसिक दृढ़ संकल्प अकेले शारीरिक स्मृति को समाप्त नहीं कर सकता। ये समय और प्रयास लेता है ताकि आप अपने सिस्टम से ऋणानुबंधा कर्मों का कनेक्शन को निकाल सकें। आप देख सकते हैं कि ये कितना कठिन है। इतने सारे उत्तेजक तत्व मौजूद हैं। तंबाकू की स्मृति शरीर को एक दिशा में ले जा सकती है, शराब की गंध दूसरी दिशा में, भोजन की खुशबू एक दिशा में, यौन संबंध की याद एक और दिशा में। हालांकि जब इन सभी यादों को कम किया जाता है तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। अब अगर आप बस शांत बैठना चाहते हैं तो शरीर इसे बहुत आसानी से करता है। अब जीवन सबसे अच्छे तरीके से खुलता है। बिना जांचे परखे संचय के साथ शरीर एक जीवित नर्क बन सकता है, लेकिन जब ये पात्र काफी हद तक खाली हो जाता है, जब सिस्टम में एक निश्चित आराम होता है, तो ये शरीर अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। तो जब हम कर्म को स्मृति के रूप में समझते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि हमारे कार्य, विचार और अनुभव केवल क्षणिक नहीं होते, वे हमारे अंदर गहरे रूप से अंकित होते हैं। ये स्मृतियाँ जो कर्म द्वारा आकारित होती हैं, हमें परिभाषित करती है और हमारे आसपास की दुनिया से हमारे रिश्तों को प्रभावित करती है। कर्म को स्मृति के रूप में समझना हमें हमारे पिछले कार्यों की शक्ति को स्वीकार करने का अवसर देता है और ये देखता है कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन क्या होगा यदि ये कर्म की स्मृतियाँ सिर्फ व्यक्तिगत न होकर एक विशाल भंडार में संचित हो? क्या यह एक ऐसा भंडार है जो न केवल हमारे जीवन को बल्कि समग्र अस्तित्व को प्रभावित करता है? यही है अगला अध्याय, चौथा, महान कर्म भंडार। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ये सारी कर्म की स्मृतियाँ कैसे एक बड़े भंडार में संचित होती हैं और वे न केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि समग्र जीवन के सिद्धांतों को कैसे प्रभावित करती है। बने रहिए, क्योंकि हम इस विशाल और आपस में जुड़े हुए कर्म के भंडार में और गहरे उतरने वाले हैं। साधना। यदि आप अपनी ऋणानुबंध का स्तर परीक्षण करना चाहते हैं तो आप एक अजनबी स्थान पर अजनबी फर्नीचर पर अकेले बैठने का प्रयास कर सकते हैं। खुद को बारीकी से करें। आपका शरीर कितना आरामदायक है? क्या ये असहज है? क्या ये कहीं और जाने की इच्छा करता है? आपने शायद ये देखा होगा कि वृद्ध लोग अक्सर अपनी पसंदीदा आर्म चेयर में बैठना पसंद करते हैं। कई परिवारों में लोग भोजन कक्ष की मेज पर एक ही तरह की कुर्सियों की ओर आकर्षित होते हैं। इसमें से कुछ सुविधा या आदत का मामला होता है, लेकिन अक्सर जो काम कर रहा होता है वह ऋणानुबंध है। जितना अधिक आप ऋणानुबंध बनाएंगे, आप निश्चित हो सकते हैं कि आप आध्यात्मिक विकास की सीढ़ी पर पीछे की ओर जा रहे हैं। कर्म आपके लिए एक सीमा निर्धारित करता है। जब वह सीमा बहुत आरामदायक हो जाती है तो इसका मतलब है कि सतर्क होना शुरू करने का समय आ गया है। वही कुर्सी या कमरा आपको शारीरिक गोपनीयता दे सकता है, लेकिन अगर आप उसे लेकर क्षेत्रीय हो जाते हैं या ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी पहचान उसी पर निर्भर करती है, तो ये समय है अपने कर्म को हिलाने का। कई आध्यात्मिक परंपराओं ने साधकों को मठों और आश्रमों की पेशकश की थी ताकि वे एक सीमित भौगोलिक स्थान में रहें जो ऋणानुबंध से मुक्त हो। कभी कभी इसने एक नई प्रकार की सीमाएं और क्षेत्रों को जन्म दिया जो दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उद्देश्य हमेशा ये था कि साधक के लिए क्षितिज का विस्तार हो
न कि उन्हें संकुचित किया जाए। बाहरी दुनिया में उनका रणानुबंध अक्सर उन्हें एक निश्चित समूह के लोगों, स्थानों या परिस्थितियों की ओर बार बार खींचता था। क्षेत्र संन्यास एक संस्कृत शब्द जो एक विशेष पवित्र भौगोलिक स्थान को कभी न छोड़ने का संकल्प लेने को संदर्भित करता है। साधकों को शारीरिक स्मृति के प्रबल टेंटिकल से मुक्त होने का एक तरीका था।